मेरे प्यारे मित्रों, आज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का 100 का हिंदी करवाया जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन एवं शॉर्टदार है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 100% जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नरेगा हिंदी का है, जिसमें से गद्यखंड का कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलते हैं। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है गद्यखंड से, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आपको बच्चों दिखाई दे रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उनका जो जन्म होता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होती है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपका निधन जो होता है दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पूछा जाएगा कि यह कौन सी विधा है। विधा का मतलब यह क्या है, निबंध है, कहानी है, सारांश है कि आत्मकथा है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये आपका निबंध है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरा आपका पॉइंट्स है कि कहा जाता है कि दूसरा है कि आपको कहा जा रहा है कि चलिए बच्चों बताइए कि विष के दांत क्या है और इनके लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं, इनके लेखक हैं। पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बच्चों आप जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, और पूछा जाएगा ठीक है इनकी मृत्यु कब होती है। तब बच्चों आप देख रहे हैं 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी क्या विधा है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए ये हमारा कहानी होता है। तो चलते हैं इसमें से सेन साहब की कुछ कहानियां हैं। उनकी 5 बेटियां होते हैं, उनका एक पुत्र बहुत ही अच्छा होता है जिसका नाम है खोखा, उसके बारे में ही बताया जाता है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ 3 में आपको कहता है कि भारत से हमने क्या सीखा। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भारत से हमने क्या सीखा। तो पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है। तो बच्चों आप जवाब दे सकते हैं, इनके लेखक है हमारे मैक्स मुलर जी हैं, और इनका जो जन्म है, इनका जन्म आप देख रहे हैं 6 दिसंबर 1834 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और बड़ी दुखी बात है कि इनकी जो मृत्यु होती है यानी निधन जो था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो पूछा जाएगा कि बताइए यह कौन सी विधा है। तो बच्चों आप जो ये हमारा भाषण है। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट्स में। आप जानते हैं बच्चे नाखून क्यों बढ़ते, आप लोग जानते हैं हमारे घर के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नाखून बढ़ा के नहीं रखनी चाहिए, नाखून को साफ करनी चाहिए, है ना। इस तरह से पूछा जाता है, तो बताया भी जाता है, घर में डांट फटकार भी हमको मिलता है। तो देखेंगे तो पूछा जाएगा कि इनके नाखून क्यों बढ़ते, इनके लेखक कौन है। तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो पूछा जाएगा कि चलिए बताइए तो उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में होती है। पूछा जाएगा उनका मृत्यु कब होता है। तो निधन पूछा जा रहा है 1779 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा जाएगा यह क्या है विधा। तो याद रखना है बच्चों आप लोग को ललित निबंध है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। पूछा जाता है कि नगरी लिपि के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं हमारे गुणाकर मूले जी हैं। इनका जन्म होता है 1935 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 2009 ईस्वी में हो जाती है। पूछा जाएगा इनका विधा क्या है। तो बच्चों आप जानते हैं ये हमारा निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा कहा जाता है बहादुर। फिक्स रखिए, बिहार बोर्ड में निश्चित पूछेगा यह लेखक एवं रचयिता और इसकी विधा एवं जन्म एवं मृत्यु। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पूछा जाएगा कि बहादुर के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं हमारे अमरकांत जी हैं। तो चलते हैं, अब पूछा जाएगा उनका जन्म कब हुआ। तो जुलाई 1925 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होती है। और इनका जो निधन है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे पूछा जाएगा कि इनका विधा क्या होता है। तो आप समझते हैं कि इनका जो विधा का मतलब है, इनका ये हमारा क्या होता है, कहानी होती है। ठीक है चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ हम चल रहे हैं। अगला पॉइंट्स हमारा है
बहादुर की तरफ चलते हैं। हमारे प्यारे बहादुर जी हैं, हमारे बहादुर जी कहा जाते हैं कि हमारा बहादुर जी, हाँ चलिए ठीक है। तो बहादुर जो है, बहादुर के हमारे पास हमारे एक चैप्टर्स हैं बहादुर, बहादुर के रचयिता हमारे हैं अमरकांत जी हैं। और वो कहते हैं कि अमरकांत जी का जो जन्म होता है वो हमारा होता है जुलाई 1925 ईस्वी में होती है, और उनकी मृत्यु हमारा 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो हमारा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होती है, कहानी होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कहानी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है परंपरा का मूल्यांकन। तो पूछा जाता है परंपरा का मूल्यांकन कौन होते हैं, हमारे राम बिलास शर्मा जी हैं। इनका जो मृत्यु होता है, इनका मृत्यु है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है, निधन जिनको हम कहते हैं, 30 मई 2000 ईस्वी को हो जाती है। और ये कहा जाता है कैसी विधा है, तो ये हमारा निबंध होता है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। चित्त जित मैं निरखत हूँ, हमारे पंडित बिरजू महाराज होते हैं, ताथैया जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हमारा है पंडित बिरजू महाराज जी होते हैं। पंडित बिरजू महाराज जब बचपन में होते हैं, वो अपने पिताजी के साथ जाते हैं राजा महाराजाओं के यहाँ नृत्य देखने के लिए। लेकिन आजकल का जो हमारे कलाकार एवं नृत्यगंज होते हैं, बहुत ही सारी चीज फैंसी वगैरह देखते हैं, लेकिन हमारे पंडित बिरजू महाराज में ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन जब इनका दुखद समय आता है उनके पिताजी की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो कहता है कि इनका जो जन्म होता है 4 फरवरी को 1938 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। और कहा जाएगा ये कौन सी विधा है, साक्षात्मक इनका क्या है, विधा होती है। चलते हैं बच्चों अगली तरफ। अगला हमारा है आबन्यु। आप जानते हैं कभी अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर जाइए और देखिए। आबन्यु जो होते हैं, वो आबन्यु के लेखक हमारे श्री अशोक वाजपेयी जी होते हैं। इनका जो जन्म होता है 16 जनवरी 1914 ईस्वी को हो जाती है। अच्छा सॉरी 1941 ईस्वी को हो जाती है। चलिए यह हमारा कैसा है, ललित निबंध है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। मछली तो सभी खाते होंगे, कुछ नहीं भी खाते होंगे। मछली है, मछली के जो रचयिता है जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी होते हैं। और एक दिन की बात होती है, चले गए वहाँ पे मार्केट चलते हैं, वहाँ पे मछली खरीदते हैं, है ना। 3 मछली की चर्चा इसमें दी गई है, तो कहीं मौका मिले तो आप मछली को जरूर आंख में देखिए, आपकी परछाई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए इनका जो जन्म होता है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। याद रखिएगा, फिर से सवाल पूछेगा। और आप जानते हैं ये कैसी विधा है, तो आप जानते हैं हमारा कहानी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। नवद खाने में इबादत है। इनके जो लेखक है बहुत ही अच्छे लेखक है, जिनका नाम है यतीन्द्र मिश्र है। इनका जो जन्म होता है 1977 ईस्वी में होता है। और पूछा जाएगा कि ये कैसी विधा है, याद रखिएगा व्यक्ति का चरित्र वहां पे बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट का सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक तो आप जानते हैं हमारे श्री महात्मा गांधी जी हैं, जिनको हम प्यार से बापू जी के भी नाम से जानते हैं। उनका जो जन्म सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन इसका फुल डेट देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु दिल्ली में हो जाती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। पूछा जाएगा ये कैसी विधा है, या जानते हो शिक्षा से जुड़े थे, शिक्षा शास्त्रीय निबंध थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे यहाँ से कुछ एमसीक्यू भी करवाएंगे। जो पहला लेसन आपने हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख चुके होंगे, ऑनलाइन मैंने टेलीग्राम से लिया था। आज हम चलते हैं इन्हीं के सारे वार्तालापों पे। तो एमसीक्यू करने के पश्चात आप लोग को सारा गलतफहमी जो डर होता है हिंदी में आपसे डर से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छे से फटाफट करेंगे ताकि आप अपने अच्छे भविष्य में अच्छी उज्ज्वलता की कामना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल आप देखेंगे, आपका पहला सवाल आपके सामने है। तो कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी के चिंतन के प्रेरक किन्हें मानते थे। आप लोग जानते होंगे कबीर जी को मानते थे। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने, फटाफट आप करेंगे हमारे साथ। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
ये जो हमारे पास लिया गया है आप जानते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है जो एग्जाम के लिए बहुत ही प्रिपेयर होते हैं। आपका दूसरा आंसर है, कहता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका जो है बहुत इनका महत्वपूर्ण था, उनसे लिया गया था। तीसरा सवाल है आपके सामने में, कहता है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बच्चों आप जानते हैं आपके भीमराव अम्बेडकर जी, तो भीमराव अम्बेडकर जी को है ना क्लिक करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सा सवाल चलते हैं, आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है आपके सामने में, कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या क्या इनके अंतर्गत होनी चाहिए। कहता है लोगों में पारंपरिक श्रद्धा होनी चाहिए और सम्मान की भावना। जब तक हमारे पास श्रद्धा नहीं होगी, जब तक दूसरे के लिए हमें सम्मान नहीं होगा, तब तक हम लोकतंत्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर घ को लॉक किया जाए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने में है, कहते हैं जाति प्रथा का दूषित संबंधित किससे कहा जाता है, किसे माना जाता है। बच्चों तो आप लोग जानते हैं, कहता है गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चों आज हम लोग न जानते हैं कि हम सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन पहले ऐसी नहीं होती थी। अगर गर्भ के समय ही बच्चे का पेशा के अगर बेटा जन्म होता है तो उनके लिए अगर जिस कास्ट से उस कास्ट का एक जाति दे दिया जाता है, उसी का वो पेशा करेंगे। अब महिला है तो घर में तो काम धाम वगैरह करते रहेंगे, इसकी पेशा दी जाती थी। लेकिन आज के लिए नहीं, आज सबके लिए परिपूर्ण हो चुके हैं। जो जिसका पेशा है वो वंचित होकर भी अपने पेशा को चुन सकते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई एवं बंधुओं ने अपने देश के लिए कुर्बान किए थे, अपने जान को आहुति दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने में। तो आप जानते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, साथ साथ हमारे साथ करते चलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, चलिए बच्चों अगले लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला लेसन है किधर चला गया, पॉज करो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैच किया गया है। कहता है कि अब नेक्स्ट सवाल है, कहा जाते हैं कि मदन है, क्या मदन थे। आपको बच्चों पता होनी चाहिए। मदन जो लड़का था वो हमारे ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। मदन जो थे वो मदन जो था वह किरौनी का बेटा था, जो हमारे सेन साहब के बीच हमारे यानी मदन के पिताजी क्या करते थे, काम करते थे। कहा जाता है गिरधर लाल कौन था, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो मदन के पिता थे। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं। कहते हैं विष के दांत कहानी के किस वर्ग को अंतः विरोधियों को उजागर करता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए मध्यम वर्ग को वो क्या करता है, उजागर करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि गिरधर लाल जो थे, गिरधर लाल किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। आपको पता है कि निम्न मध्य वर्ग के अंतर्गत वो आते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलते हैं। गिरधर लाल कौन था, आपको पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मदन के क्या थे, पिताजी थे। अगला सवाल देखते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को क्या क्या बनाना चाहते थे। तो आपको पता है ना, सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखिए बच्चे तो बड़ी नटखट थे लेकिन फिर भी इंजीनियर का बनाना चाहते थे। सेन साहब मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मदन ने 2 दांत तोड़े थे। कहा जाता है और शामा कितने गुंडे थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि 2 गुंडे 2 हीरो थे। चलते अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा होता है किसके संबंध में कहा जाता है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का हमारा तारा है। तो आपको पता है सेन साहब का दुलारा है। तो जानते हैं उसका नाम है खोखा।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा है 20 के 10 शीर्षक में बंगलों पर पिल्ला है ना किसके लिए प्रयुक्त हुआ करता था? आपको पता है धनवान जो व्यक्ति है उसी के घर के आगे में कुत्ता वगैरह का क्या करते हैं दुपट्टा लगा कर रखता है। कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके आस पड़ोस से क्या होता है उसे भोंकता है। अगले सवाल देखेंगे, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण में किस देश को माना है? आप जानते हैं ना हमारा इंडिया जैसा संसार में कहीं नहीं जन्नत है हमारे देश में, यहाँ तक कि भगवान भी इस जगह पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आगे कहता है मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ होता है? तो पता है मैक्स मुलर जी का जन्म जर्मनी में होता है। उनकी भाषा भी तो वही था। तो मेरे यूट्यूब पे अगर नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कहता है निर्वंश विधा का संबंध किससे दिया जाता है? तो बच्चों मैंने कल भी बताया था मानव विज्ञान के लिए कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स थे क्या थे? आपको पता होना चाहिए भारत का गवर्नर जनरल थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दारिश क्या है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों दारिश जो होता है सोने का सिक्का है। हमारा पहला यूट्यूब चैनल जरूर देखें और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ही जोरदार एवं स्नेह पूर्वक से हम नए प्रकार के जो भी आने वाले सेशन के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको बहुत सहानुभूति मिलेगी कि इस चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन को अटैचेबल मिलता है, फिक्स है। आगे कहता है सहनामा रचनाकार है ना कि लेखक कौन है? आपको पता होनी चाहिए कि रचनाकार किस समय में हुआ था। कल भी मैंने अपने यूट्यूब पे बताया था 10वीं एवं 11वीं सदी में इनका हुआ था। आगे देखिएगा हमारा सवाल है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्राचीन मानव को ही कहा जाता है। आगे कहा अगला प्रश्न आप देखिएगा आपके जस्ट सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है हरकस है ना हरकस थे क्या थे हरकस? आपको पता होना चाहिए वनस्पति के वैज्ञानिक कहा जाता था। कहता है श्रेहलकल थे। आपको पता होना श्रेहलकल कौन थे? आपको पता होना चाहिए प्राणी वैज्ञानिक उनको उस समय में कहा जाता था। कहता है देवत विज्ञान क्या थे यानी क्या थे उस समय? तो आपको पता होनी चाहिए यह देव के लिए ही विज्ञान माना जाता है। तो अगला सवाल देखेंगे आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। कहता है भारत किस धर्म का शरण स्थली माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे कल ही मैंने बताया था जरथुस्ट्रा धर्म को माना जाता है। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। महासंग्राम आ चुकी है आप लोगों के बीच। कहता है कौन सी भाषा आर्य भाषाओं का अग्रज माना जाता था? मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मैंने कल भी इस चीज की चर्चा कर चुकी है कि संस्कृत को कहा जाता है। पहले लोग संस्कृत में ही वाणी बोलते थे। चलिए अगला देखेंगे लैटिन में चूहा का कौन सा शब्द माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं मूस जकरा हम लोग घर में कहते हैं। कहने का अरे मूस आ गया है उसी तरह हम मूस उसको कहते हैं उस समय में। ठीक है तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हम चलते हैं वीडियो देखेंगे। अगला सवाल मेरे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है भाषा वैज्ञानिक निष्कर्षण के लिए किस भाषा को अनिवार्यता कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था संस्कृत को लॉक किया जाए। अगले सवाल है सर विलियम जोन्स ने भारत के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आप जानते हैं रणभूमि में चलना है और सर जॉनसन को याद करना है। अगला सा सवाल है तो अगला सवाल आप जानते हैं मैक्स मुलर डैश का विद्वान था? आप जानते हैं हमारे पास जर्मनी का था। चलिए अगला सवाल है मेघदूतम का जर्मन में पदानुवाद किसे ने किया? जानते हैं आपका मैक्स मुलर जी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो आपका सेशन 2 समाप्त होता है। तो अगले मैं इस सेशन पार्ट 3 के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल फिर पुनः इसी टाइम में मैंने बताया 6 से लेकर 8 के बीच आपको पुनः फिर वीडियो इस मैक्स बरकत एजुकेशन चैनल्स पे डाल दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद होता है लाइक एवं सब्सक्राइब करें, यहाँ तक दोस्तों को शेयर करें। अभी आप लोगों का 10th का एग्जाम ही 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, जिसमें से बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इनसे जुड़े ताकि आपका हिंदी में 90+ आ सके। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। थैंक यू।